नमस्कार दोस्तों। मैं शाहजहां आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और बहुत दिनों के बाद हम आप सभी लोगों के लिए आधुनिक काल का हम क्लास लेकर के आए हैं। थोड़ी समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता नहीं है, समय के अनुसार हम थोड़ी बाध्यता हो जाते हैं दोस्तों। विलम्ब हो गई थोड़ी, पर ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी आगे पीछे होती है समय के अनुसार। प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, आती है। हमें प्रॉब्लम जितने भी आए उसका सामना करना है, उनसे घबराना नहीं है। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक जो है दोस्तों, वो आधुनिक काल के पहले खंड जो है गद्य काल, उनको हम लेकर के आए हैं। और उनमें से सबसे पहले जो है वो मुंशी सदासुखलाल नियाज हैं। कई बार इसमें ऐसी होती है, ये गद्यकार जो हैं, कभी इनके बाद जो आएंगे उनको पहले मान लिया गया है, किन्हीं ने इनको पहला माना है और किन्हीं ने किसी दूसरे को माना है, और फिर किस दूसरे कवि ने, आलोचक ने इनको पहला माना है। तो मैं जो आज लेकर के आया हूं वो जन्म काल की दृष्टि से देखिए मैं लेकर के आया हूं, और वही अनुसार से आपको मानना है। तो बहरहाल जो भी बातें हो गई वो अब हम आगे अपने टॉपिक पर विचार करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मुंशी सदासुखलाल नियाज 1746 से 1824 इनका जन्म व निधन का समय आ जाता है। खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य लेखकों में उनका ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली निवासी था ये मुंशी सदासुख, और सन 1793 ईस्वी के लगभग में कंपनी सरकार की नौकरी में चुनार के तहसीलदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए, जो आज के यानी इलाहाबाद हो गए, और अपना समय कर्ता वार्ता एवं हरी चर्चा में व्यतीत करने लगे। इनकी रचनाएं जो है दोस्तों, वो सुख सागर बहुत मोस्ट रचना है, और इनके बारे में पूछा जाता है। श्रीमद भागवत का अनुवाद है ये। सुख सागर 1818 नाम किया गया। मुतक बुत वारीख है ने अपना जीवन वृत्तांत लिखा है। फारसी मिश्रित गद्य की प्रतिष्ठा पर इन्होंने खेद प्रकट करते हुए लिखा था, रस्मों रिवाज भाषा दुनिया से उठ गया है। इसमें इन्होंने इस बात को कहा है। तो ये पंक्ति देकर के पूछा जा सकता है कि किनके बारे में बताया गया है। मुंशी सदासुख लाल नियाज जो है, मुंशी सदासुख लाल नियाज के संपादन में आगरा से प्रकाशित बुद्धि प्रकाश नामक पत्रकारिता की दृष्टि से ही नहीं वरन भाषा की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। एक पत्र संपादित इन्होंने स्टार्टिंग किया था, और आगरा से ये संपादित होती थी दोस्तों। अब है नेक्स्ट सदल मिश्र, जन्म 1767 से जन्म 1767 या 68 माना जाता है, और निधन जो है 1847 या 48 है। माने कहीं आपको कुछ भी मिलेंगे, 1-2 साल का आपको अंतर मिलेगा। ये माने कि भारतेंदु युग तक में आपको मिलेंगे ऐसे। बाकी द्विवेदी युग के बाद सबका प्रमाणिक रिकॉर्ड जो होता है ना, वो सही पाया गया है। बाकी थोड़ी आगे पीछे हुआ है तो आप उसको नहीं ये सीरियस लें, होती है आगे पीछे 1-2 साल। तो फोर्ट विलियम्स कॉलेज से संबंधित 18वीं सदी के आरंभिक दौर के 4 प्रमुख गद्यकारों में से एक थे सदल में से। जॉन गिलक्रिस्ट के आग्रह पर इन्होंने नासिक तो उपाख्यान नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक के शीर्षक को आकर्षक रूप देने के लिए इन्होंने चंद्रावती नाम रखा।
सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियां प्रसिद्ध नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती 1803 और रामचरित 1806 में अध्यात्म रामायण का हिंदी रूपांतरण। नासिकेतोपाख्यान में नचिकेता ऋषि की कथा है। नासिकेतोपाख्यान में किस ऋषि की है? तो नचिकेता ऋषि की कथा। इसका मूल जो है यजुर्वेद में है। कथा रूप में विस्तार कठोपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। कठोपनिषद में ब्रह्म ज्ञान निरूपण के लिए इस कथा का उपयोग किया जाता है। सदल मिश्र की भाषा ब्रज भाषा के साथ साथ कुछ पूर्वी से भी प्रभावित रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। हालांकि ये कथन देकर के पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, तो इनमें से किनके बारे में कहा गया है? सदासुख लाल नियाज या सदल मिश्र या लल्लू लाल? तो सदल मिश्र है, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है इंशाअल्लाह खां। तो 1756 से 1817 ईस्वी हिंदी साहित्यकार और उर्दू कवि थे ये। वे लखनऊ तथा दिल्ली के दरबारी में कविता करते थे। उन्होंने दरियाए तलफ नामा से उर्दू का प्रथम व्याकरण की रचना की थी। हिंदी में इन्होंने रानी केतकी की कहानी नामक कथा ग्रंथ की रचना की। यह उर्दू लिपि में लिखी गई थी। यह उर्दू लिपि में लिखी गई थी। कौन? रानी केतकी की कथा जो कहानी है। बाबू श्याम सुंदर दास इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इसके लेखक इंशाअल्लाह खां थे। तो ये जो है दोस्तों रानी केतकी की कहानी जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है और इनके बारे में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। समझ रहे हैं ना? रचनाएं इनकी कौन कौन सी? रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित, इनका दूसरा नाम भी मिलता है। उर्दू गज़ल का दीवान रेखती है। कयासत उर्दू फारसी, दीवान फारसी, मसनवी शिकारनामा है। कमर बांधे हुए चलने को, झूठा निकला करार तेरा, अच्छा जो खफा हमसे हो तुम ए सनम, ये भी है। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी क्षेत्र के शब्दों के प्रयोग अधिक हुए, जबकि इंशाअल्लाह खां की भाषा में ठेठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंशाअल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। देखिए हम इस पंक्ति को आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखिए क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है दोस्तों। यहाँ देखिए, शुक्ल ने इंशाअल्लाह खां को रंगीन एवं चुलबुली भाषा कहा है। इसके बाद है दोस्तों लल्लू लाल। इसके बाद है लल्लू लाल 1746 से 1835। आगरा निवासी थे ये। गुजराती ओदीय ब्राह्मण लल्लू लाल की नियुक्ति 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स कॉलेज में भाखा मुंशी के पद पर हिंदी ग्रंथ रचना के लिए हुई थी। काजम अली जवां और मजहर अली विला इनके 2 सहायक थे। महत्वपूर्ण रचनाएं हो गया सियासन बतीसी हो गया, सुंदर दास हो गया, कविकृत ब्रजभाषा ग्रंथ का खड़ी बोली में अनुवाद हो गया 1799 ईस्वी में। बेताल पचीसी हो गया, शिवदास कविकृत संस्कृत बेताल पंचवीत शतिका का सुरती मिश्र ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। इसी का लल्लू लाल ने काजिम अली जवां के साथ मिलकर के खड़ी बोली में रूपांतरण किया है। इसकी भाषा को रेखता कहा गया है। किन की भाषा को रेखता क्या कहा गया है? तो लल्लू लाल का। इसको पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अगर 2018 का अगर देखिएगा तो ये बात पूछा गया है कि इसकी भाषा को रेखता कहा गया है। तो किसकी भाषा को रेखता कहा गया है? तो लल्लू लाल की भाषा को रेखता कहा गया है। इस बात को याद रखें। यह रेखता गिलक्रिस्ट की हिंदुस्तानी है। और रेखता को गिलक्रिस्ट ने क्या कहा था? तो हिंदुस्तानी कहा था। शकुंतला नाटक 1802 ईस्वी को माधवनल मोचीराम कृत ब्रजभाषा पुस्तक का खड़ी बोली में अनुवाद है 1798 ईस्वी में। प्रेम सागर या नागरी दशम 1510 ईस्वी में चतुर्भुज दास ने ब्रजभाषा में चौपाइयों में भागवत दशम का स्कंद का अनुवाद किया था। इसी के आधार पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना 1803 ईस्वी में की थी।
तो देखिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। प्रेम सागर या नागरी दशम जो 1510 ईस्वी में चतुर्भुज दास ने ब्रज भाषा में दोहा चौपाइयों में भागवत दशम स्कंद या अनुवाद किया था। इसी के आधार पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना 1803 ईस्वी में किया। किसके आधार पर किया था? तो भागवत दशम स्कंद के आधार पर किया था। इस बात को याद रखिएगा। इनके बारे में ये मोस्ट है। और अन्य रचनाएं इनसे संबंधित हो गया दोस्तों। अन्य रचनाएं देख लीजिए क्या क्या है। तो अन्य राजनीति से ब्रजभाषा में राजनीति ब्रजभाषा में 1809, इनकी राजनीति 1802, शिष्यकृति हितोपदेश की कहानियों संबंधित ब्रजभाषा गद्य में अनुदित रचना है। सभा विलास 1813 में, माधव विलास 1817 में माधव विलास ब्रजभाषा में रचित चंपू काव्य भी है। लाल चंद्रिका बिहारी सतह की टीका है। ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना भी पाई जाती है। लतायफ हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। तो ये चीज दे करके पूछा जा सकता है कि लतायफ हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। अब प्रमुख तथ्य क्या है इनके बारे में तो वो भी जान लीजिए। इन्होंने संस्कृत प्रेस की स्थापना कलकत्ता में किया और फिर वही प्रेस को वो आगरा लेकर के चले गए थे। तो 2 जगह इन्होंने किया, लेकिन जब ये वहां से वहां ले गए कोलकाता से आगरा तो कोलकाता में बंद हो गया था। इस बात को याद रखिएगा, 2 जगह नहीं चल रहा था, लेकिन किया था इन्होंने 2 जगह। लल्लू लाल उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। बहुत मोस्ट है, ये बात पूछा गया है। और ये मेरी नज़र में अभी 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। अगर आप जून और दिसंबर वाली पेपर का 2019 का भी अगर देखें तो उसमें पूछा गया है। 2018 का जून वाली अगर देखें तो उसमें पूछा गया कि इनमें से किस गद्यकार ने माने यामिनी भाषा कहा है। तो लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने की ओर संकेत किया था। लल्लू लाल ने बजुवान रेखता शब्द का प्रयोग लतायफ हिंदी के लिए किया था। लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वस्त्रा के काम का ही अधिकतर है। नो नित्य व्यवहार के अनुकूल है, नो ही संबंध विचारक धारा के योग्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन था। इसके बाद देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आ जाते हैं। और ये भी मोस्ट है। और इनको भी आप देखिए। और कोई भी चीज़ मोस्ट हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी है उसको तो हमें देखना ही है, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो होगा ना वो ज़रूर पूछा जाता है और उसमें क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको ध्यान में रखिएगा। देखिए तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये बहुत सारे लेखकों के ये गुरु हैं। इनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। खड़ी बोली के विकास में योगदान की बात होती है तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को याद किया जाता है। उन्होंने खड़ी बोली व नागरी लिपि के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उस समय कोर्ट कचहरी में उर्दू का बोलबाला था। क्यों? अब कोर्ट कचहरी में उर्दू का बोलबाला कैसे था? तो देखिए आप अगर कालक्रम की दृष्टि से देखिए तो करीब करीब ये 1800 1850, तो ये 1850 1800 में पूर्ण रूप से भाषा चेंज नहीं हुआ था। वो कहीं ना कहीं मुगल काल की जो शासनात्मक भाषाएं थी, फारसी, उर्दू, वो हम माने की परंपरा चलती आ रही थी और अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे प्रयोग करते पर उसमें बदलाव किए, संशोधन किए, तो वो चलती आ रही थी। लेकिन अचानक हिंदी का दौर नहीं आया। इनमें बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे इसमें माने कि इसका समर्थन किया। भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से हमें किसको किस रूप में ग्रहण करना चाहिए, किस रूप में इनकी व्याख्या करनी चाहिए, कहाँ हमें किस शब्द का उपयोग करना चाहिए, कहाँ किनके बारे में हमें कौन सी वाक्य को उपयोग करना चाहिए, और कितने व्यंजन, किस प्रकार के व्यंजन हैं, किस प्रकार के स्वर हैं, किन्होंने कितना माना है, किसने कितना माना है, किनके बारे में कितना विभेद है, भेद हैं। तो ये सब सारी बातें हैं दोस्तों। वो भाषा की दृष्टि से है। तो मैं आपको वो एक पॉइंट बता दिया कि इस तरह पूरा करने के लिए इसको एक सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ की माने स्थापित करने के लिए उसके पीछे बहुत सारी संघर्ष होती है।
और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और उसको पूरा किया जाता है। बहरहाल हम आते हैं, आपको थोड़ा पॉइंट वाइज बता दिए कि इसको स्थापित करने के लिए मैंने हिंदी को कि उसके पीछे कितना वजह था। तो वो देखिए क्या है कि दूसरी तरफ यहाँ देखिए नागरी लिपि की अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस समय कोर्ट कचहरी में उर्दू का बोलबाला था और दूसरी तरफ अंग्रेज अपनी अंग्रेजी भाषा को सुव्यवस्थित करने में लगे थे। अंग्रेज चाह रहे थे कि मैं अंग्रेजी को भारत का भाषा बनाऊं। तो वैसे तुरंत नहीं हुए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उन्होंने सफलता पाई और उस पर खरे उतरे हिंदुस्तानी। उस समय खड़ी बोली घुटनों के बल खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सहारा देने का कोई नहीं था। तो उस समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने खड़ी बोली और नागरिक के समर्थन में आवाज बुलंद की और उन्हीं के योगदान से शिक्षा के मकहमे में नागरी लिपि में लिखा जाने लगा। उन्होंने 1845 ईस्वी में काशी से बनारस अखबार निकाला, जिसके माध्यम से उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। हाँ, यह पत्रिका साप्ताहिक थी। तो ये क्वेश्चन देकर के पूछा जा सकता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 ईस्वी में काशी से कौन सी अखबार का संपादन किया? तो बनारसी अखबार। और वो कैसी थी? साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक या त्रैमासिक या षष्टमासिक या सालाना? तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा कि साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कुल 32 रचनाएं मानी जाती, जिनमें से 18 हिंदी में है और शेष उर्दू में है। प्रसिद्ध रचनाएं हैं मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, ये मोस्ट है। इतिहास तिमिर नाशक, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार है, बेताल 25 विशेष तथ्य इनके बारे में क्या है उसको भी आप जान लीजिए। और ये बहुत मोस्ट है, इनको आप सभी के बारे में जहाँ तक हो ना विशेष तत्व को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि वो जो होता है ना बहुत विशेष होता है, बहुत विशेष। तो हिंदी का गंवारापन दूर करने कर शिष्ट भाषा बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बनारस अखबार के लिपि नागरी थी, किंतु भाषा उर्दू थी। नागरी जो थी वो कौन थी? लिपि लिपि जो था बनारस अखबार का लिपि नागरी था और भाषा जो उर्दू थी। इनके उर्दू झुकाव का भारतेंदु ने विरोध किया था। हालांकि दिलचस्प की बात यह भी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इनको अपना गुरु मानते हैं। तो मैं ये बात आपको उस टाइम में नहीं बता रहा था, क्योंकि आप देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए दूसरे नंबर पॉइंट में क्या है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, समझ रहे हैं ना। तो देखिए दिलचस्प की बात है, ठेठ हिंदी के समर्थक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और ठेठ हिंदी सभी को मिलाकर एक सामान्य भाषा के पक्षधर थे। भूगोल हस्तमालक, वामान रंजन व राजा भोज का सपना में ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ। इन दृष्टि में यह आम फलक और खास पसंद भाषा थी। रामविलास शर्मा ने भूगोल हस्तमालक की भाषा को बोलचाल की हिंदी कहा है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए यूजफुल रहेगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग अपना विचार हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर जो नए दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि हम कोई वीडियो छोड़ें तो आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंचे। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आपको कंटेंट में हमारा कैसा लग रहा है ये बताएं, और कंटेंट आपको क्या चाहिए हमें वो बताएं। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी लोगों के लिए मुझे क्या लेकर के आनी चाहिए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमें बताएं कि आपको क्या ज़रूरत है और आपको क्या आवश्यकता है। मैं वैसे ही आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच।